नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष किसी क्लास या किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को लेके आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ और कुछ चीज़ें मैं बीच में बताता रहा, लेकिन आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और ये सेशन करंट अफेयर का सेशन होगा। और इस करंट अफेयर के सेशन में हम जनवरी से लेकर के अभी वर्तमान तक जितने भी करंट अफेयर हैं उसको बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से कवर करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में साप्ताहिक करंट अफेयर के माध्यम से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी जनवरी से लेकर के अभी जो मई है, जून है, यहाँ तक का जितना भी करंट अफेयर होगा अभी डेली डलेगा, फिर साप्ताहिक डलना शुरू होगा। अभी आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स में 6 महीने का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछता है, तो उम्मीद करूंगा कि वहां से चीज़ें आपकी मतलब इस करंट अफेयर को देखने से आपकी चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और एक चीज़ और बता देता हूं, ये जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है एमसीक्यू के माध्यम से हमने तैयार किया है। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि जो एमसीक्यू मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कुछ अलग जगह से भी प्रश्न पूछ ले। तो इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, मतलब ये तो किसी थ्योरी से निकाला गया क्वेश्चन होगा, ये थ्योरी वाला पार्ट है वो ऐप में अभी कुछ दिन में फ्री में डल जाएगा, तो उसको आप जरूर वहां से देख लें, क्योंकि ये चीज केवल इतना ही पढ़ करके जाएंगे तो आपको गच्चा दे सकता है। आप चाहे तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। भारत में ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला राज्य बना है कौन? छत्तीसगढ़। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। ग्रीन जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है? तो जैसे हम लोग जीडीपी का मूल्यांकन होता है, जीडीपी के मूल्यांकन में कैसे होता है? जीडीपी का मूल्यांकन सामान्य तौर पर क्या है कि किसी एक देश के अंदर, सीमा के अंदर वर्ष भर में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसको हम जीडीपी के अंतर्गत मूल्यांकन में मानते हैं, यानी उसको जीडीपी मानते हैं उस देश का। लेकिन हम किसी जंगल को काट के, किसी पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ करके जो उत्पादन लेते हैं, तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बनाने में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आखिर जो चीज खत्म हो गया उसका भी तो कोई मूल्य रहा होगा, तो उसको भी जब जीडीपी में शामिल कर दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। अर्थात जो हरियाली क्षेत्र से जो उत्पादन हो रहा है, जैसे महुआ का उत्पादन आपने किया तो महुआ तो आप 50 रुपए किलो में बेच दिए, लेकिन महुए के पेड़ को काट दिए। अब महुआ का पेड़, नया पेड़ लगाने में, नया उसको बड़ा करने में कितना खर्च आएगा, वो सारी चीजें जीडीपी में जब जोड़ दी जाएंगी तब उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रीन जीडीपी मूल्यांकन के तहत कौन सा उद्देश्य प्रमुख रूप से शामिल नहीं है? तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन बिल्कुल आवश्यक रूप से शामिल है। दूसरा कहता है पारिस्थितिकी तंत्र एवं सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन शामिल है। दूसरा कहता है जीडीपी में वन लाभों को शामिल करना, यह भी शामिल है। सभी वन क्षेत्रों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करना ये गलत है। ग्रामीण आजीविका में वनों के सहयोग को मापना बिल्कुल सही है। तो कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जनवरी के आसपास से प्राप्त हुई है, 1-2 जनवरी को, और उसी दिन का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किस क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। ऑप्शन नंबर बी है डिजिटलीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल उपकरण वितरण के लिए। आप अपना उत्तर नीचे कमेंट भी करिएगा और सोच के भी देखिएगा क्या ये सारे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं या नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिजिटलीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिए। देखिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन और भी है, और भी चीजें हैं, उसमें से बस एक क्वेश्चन निकाला है, और भी काम की चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी जो ऐप में जब आप पढ़ेंगे। फ्री है,
फ्री में अपलोड होगा, आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर सेक्शन में जाकर। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पूंजीगत व्यय के रूप में डिजिटल सुधारों और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता के लिए दी गई। राज्य में जस्ट इन टाइम मॉडल और SNA स्पर्श प्रणाली, कुबेर नेटवर्क और आरबीआई की जो भी डिजिटल प्रणाली है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाई गई SNA स्पर्श प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, मुख्य रूप से प्रणाली क्या है? तो प्रणाली यह है कि जो भी सरकारी खर्च आ रहे हैं, उस सरकारी खर्च को ट्रैक कैसे किया जाए, वो सही जगह पर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही ये प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2024-25 की धान खरीदी अभियान के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा कितने किसानों को भुगतान किया जा चुका है? तो आपसे पूछ सकता है कि 1 जनवरी 2025 तक कितने किसानों का भुगतान किया गया या कितना भुगतान किया गया। करंट अफेयर कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। कुल कितना भुगतान किया गया, 1 जनवरी तक कितना भुगतान किया गया, क्योंकि धान खरीदी के आंकड़े बीच बीच में आते रहते हैं। तो कितने किसानों को भुगतान किया गया 2024-25 में 1 जनवरी तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5 लाख, यानी 17,50,000 किसानों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 86 लाख टन से ज्यादा की धान खरीदी की जा चुकी है। यह आंकड़ा आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इसके एवज में 17.50 लाख किसानों को 19,415 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये दोनों डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कुछ और चीजें ध्यान में रखने वाली बात है इस धान खरीदी से संबंधित, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा ही जाएगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जब धान खरीदी की बात आएगी। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि धान खरीदी की शुरुआत कब होती है? तो पहला डेट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और 14 नवंबर से शुरू हुआ धान खरीदी और अंतिम कब है? तो 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी चला। ठीक है, जब ये धान खरीदा जाता है तो धान खरीद करके कहाँ जाता है? सोसाइटीज में, वहां पे धान जमा हो जाता है। फिर उस धान को सरकार द्वारा किसको बेच दिया जाता है? राइस मिल वालों को। ठीक है, राइस मिल वालों को बेच दिया जाता है। तो राइस मिल वाले क्या करते हैं? एक प्रकार का एक रसीद होता है जिसको डीओ और टीओ कहा जाता है, उसके लिए उनको दिया जाता है। और उस डीओ टीओ को लेकर के जब जाएंगे किसी जहां पे खरीदा गया धान, तो उसको दिखाएंगे, तो उसके बदले में उनको धान दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष में 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया, जिसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल हैं। तो ये नया किसान वाला डेटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। जैसे यहां से पूछा जा सकता है कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि कितने लाख किसानों का पंजीयन हुआ और कितने लाख नए किसान जोड़े गए। केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने 31 दिसंबर को 63,831 किसानों से 2.87 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई और इसके लिए कुछ पैसा जारी किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024-25 में खरीफ सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमानित कुल धान खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कितना है? 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं 2 जनवरी का करंट अफेयर। पहले देखा हमने 1 जनवरी के, हमने कितने करंट अफेयर देखे? 6 करंट अफेयर। अब देखते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर को। 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए अपूर्वा चंद्राकर का चयन किस प्रक्रिया से हुआ? पहली बात तो अपूर्वा चंद्राकर के बारे में जान लीजिए कि अपूर्वा चंद्राकर क्या है? अपूर्वा चंद्राकर एक क्या है? छात्रा है।
कहाँ की रहने वाली है? छत्तीसगढ़ की रहने वाली। न्यूज में क्यों ये महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपूर्वा चंद्राकर ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है। 28वां जो राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ उसमें अपूर्वा चंद्राकर का चयन हुआ है। और अपूर्वा चंद्राकर का चयन की प्रक्रिया क्या थी? तो इसमें चयन की प्रक्रिया ये थी, एक क्विज होना था, उस क्विज को जो पास करने के बाद एक निबंध लिखना था और एक पीपीटी तैयार करना था। मुख्य रूप से 3 चरणों के आधार पर चयन होना था इसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव में। क्या? एक क्विज होता, उस क्विज में जो पास करेगा वो क्या करेगा? निबंध लिखेगा, और जब निबंध लिख लिया मतलब वो लगभग सेलेक्ट हो गया। तीसरे चरण में क्या होगा? तीसरे चरण में वो पीपीटी तैयार करेगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना देगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, क्विज पास करना, निबंध लिखना और पीपीटी प्रस्तुति देना। ठीक है। विकसित भारत, अब कुछ और भी चीजें पूछ सकता है कि अपूर्वा चंद्राकर ने किस विषय पर क्विज दिया। तो विकसित भारत के नाम, विकसित भारत पॉइंट पर क्विज दिया या विकसित भारत विषय पर क्विज दिया। फिर विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना विषय पर निबंध लिखा। किस विषय पर निबंध लिखा यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में उसी विषय पर पीपीटी यानी विजन ट्रैक दिया, पीपीटी का विजन ट्रैक दिया और इस आधार पर उसका चयन हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग मतलब यही वाला है, राष्ट्रीय युवा उत्सव के बाद वाला एक और था नहीं। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एक कार्यक्रम था एक, जिसमें निबंध लिखना था। तो पूछा गया है कि कुल कितने विषय दिए गए थे जिन विषयों पर निबंध लिखा जा सकता था। तो कुल कितने विषय थे? विषयों की संख्या थी 10। इन्हीं 10 विषयों पर निबंध लिखा जा सकता है। जैसे एक विषय हो सकता है भूगोल, एक विषय हो सकता है इतिहास, ऐसे कुल मिला के 10 विषय थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि भूगोल और इतिहास था, लेकिन इस प्रकार से हो सकता है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत क्विज के बाद विकसित भारत चैलेंज में 10 विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। अपूर्वा चंद्राकर ने विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना विषय पर निबंध लिखा है। अब एक प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को आप शायद थंबनेल में भी देख चुके होंगे। IGKV यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कहां है? रायपुर में है। ठीक है। IGKV कहां है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहां है? रायपुर में। इस रायपुर से विषय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। पूछा क्या है? कहता है कि IGKV ने एक नया कलर डॉपलर वेदर रडार विकसित किया है या फिर लगाया है। क्या लगाया है? कलर डॉपलर वेदर रडार लगाया है। यह किस प्रकार का रडार है? क्या यह L बैंड रडार है, S बैंड रडार है, C बैंड रडार है या KU बैंड रडार है? और साथ ही साथ उस रडार का नाम बताना है और उसकी विशेषता भी बताना है। चलिए भाई, आप लोग अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे सही उत्तर क्या होगा? यह एक सी बैंड रडार है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। और जो क्लाउड से रियल टाइम डेटा प्रदान करता है, यानी जो क्लाउड से मतलब इंटरनेट से कुल मिलाकर रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि भाई एल बैंड रडार क्या होता है, ये किसके काम आता है, एस बैंड रडार क्या होता है, किसके काम आता है। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं एल बैंड रडार। एल बैंड रडार, एल बैंड रडार किसके काम आता है? तो कुल मिला के एल बैंड रडार जो है नागरिक संचार, रेडियो प्रसारण आदि के काम आता है। नागरिक संचार या कहें रेडियो प्रसारण आदि के काम आता है। दूसरा रडार का टाइप हमने पढ़ा था क्या? एस बैंड रडार। तो एस बैंड रडार क्या है?
तो अगर आप लंबी दूरी की कोई चीज को देखना चाहते हैं, लंबी दूरी की वस्तु को स्पष्ट तौर पर देखने के काम आता है। और अभी हमने सी बैंड रडार पढ़ लिया। सी बैंड रडार क्या है? गंभीर भारी वर्षा वाला क्षेत्र हो, मौसम का स्तर को नापना हो, तो उस सब चीजों के लिए ये सी बैंड रडार काम आने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं जो था केयू बैंड रडार। ये रडार क्या है? अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इन सब जगहों पर इस प्रकार से केयू बैंड टाइप का रडार यूज हो रहा है। क्यों क्यों क्या क्या है इस केयू बैंड रडार की खासियत? इसलिए कि ये केयू बैंड रडार अगर यहां पे ऐसे लगा दिया तो यहां से चारों तरफ, मतलब इधर भी देख सकता है, इधर भी जान सकता है, इधर भी जान सकता है, इधर भी जान सकता है, मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ 360 डिग्री चीजों को देख सकता है, पता लगा सकता है। और ये कैसी चीजों को दिखेगा? तो कैसी चीजें देखेगा? कुल मिला के युद्ध में उपयोग होने वाली चीजें, जैसे रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, कुल मिला के कोई रॉकेट आ रहा है उसको देख लेगा। कहीं दूर में कोई तोप खाना रखा है उसको भी देख लेगा। कोई मिसाइल आ रहा है, कोई ड्रोन का खतरा है उसको भी देख लेगा। ड्रोन का खतरा, सभी चीजों को ये देख सकता है। कुल मिला के हवाई हमलों से हमें सुरक्षित कर सकता है केयू बैंड रडार। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नए डॉपलर रडार की स्थापना में निम्न में से कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है? पहला कहता है किसानों को सप्ताह में 2 बार एडवाइजरी प्रदान की जाएगी, चक्रवात और तूफान का तुरंत और सटीक पूर्वानुमान लगाया जाएगा। वही रडार जो एससी बैंड रडार है उसकी बात कर रहे हैं। मौसम संबंधी सभी सेवाएं अब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित होगी, या मौसम के दीर्घकालिक डेटा का विश्लेषण कर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मौसम संबंधी सभी सेवाएं जो हैं अभी भी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीन है, न कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा ये किसी प्रकार से संचालित होता है। ये सब चीजें डिटेल जो है, ये सब चीजें आपको ऐप में फ्री में मिलेगी, आप उसको पढ़िएगा। 3 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 जनवरी के आसपास बस्तर क्षेत्र में गए थे और वहां जो भी चीजें हुई हैं उन सब से चीजों से संबंधित प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर प्रवास के दौरान निम्नलिखित में से किस कार्य को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लागू करने की घोषणा की गई? तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बहुत आसान है। सबसे सही उत्तर क्या है? विष्णुदेव साय कहना क्या है कि हम नया एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। और नया एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है? कहता है कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा मिलना चाहिए। अरे शिक्षा मिलना चाहिए। तो विष्णुदेव साय जी ने कहा कि ठीक है, नया शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लागू करेंगे, तो हमारी जो 18 स्थानीय भाषाएं हैं उन 18 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बस्तर क्षेत्र के जो आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, उनका इंग्लिश बड़ा कमजोर होता है, और अगर अंग्रेजी कमजोर होगा तो अंग्रेजी वाली कोई पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। और डॉक्टर बनना है तो जरूरी थोड़ी है कि अंग्रेजी में ही बनेगा। तो कहना यह चाहते हैं कि जो भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी उसको हिंदी माध्यम में शुरू किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा विष्णुदेव साय जी की रही। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में उसी विजिट के दौरान, यानी 2 तारीख को जो विजिट हुआ उसी की बात कर रहे हैं।
बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन या लोकार्पण किया गया उसमें से जगदलपुर चित्रकूट सड़क चौड़ीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की गई। अब इतना प्रश्न देखने से क्या लगता है कि ऐसा थोड़ी पूछेगा, लेकिन पिछली बार ये पूछ दिया कि 5 तारीख को भूपेश बघेल कहां गए थे, इसके पिछले के पिछले बार 5 तारीख को कहां गए थे, सबसे पहले कहां रुके कहां नहीं रुके, इस तरीके का प्रश्न सीजीपीएससी पूछ सकता है, पूछा था। तो ये इसका कोई भरोसा नहीं है कहां से पूछ दे, ठीक है। तो पूछा क्या है, जगदलपुर चित्रकूट सड़क चौड़ीकरण के लिए कितनी राशि दी गई या फिर स्वीकृत की गई या मंजूर की गई, तो वो था 31.62 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने बस्तर के दौरान जगदलपुर चित्रकूट सड़क चौड़ीकरण के लिए 31.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कुल 288 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से ये चौड़ीकरण वाला एक विकास योजना उसी 288 में शामिल है। कुल राशि जो मंजूर किया गया है 356.44 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है, जिसमें से 31.62 करोड़ रुपए सड़क चौड़ीकरण के लिए जगदलपुर से चित्रकूट के लिए दिया गया। अब एक और प्रश्न देखते हैं, नवा रायपुर में आईटी हब के रूप में विकास के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख कदम प्रत्यक्ष रूप से आईटी पेशेवरों की सुविधा के लिए उठाया गया है। तो आईटी हब रायपुर में बनाया जा रहा है, उसमें एक फ्री बस सेवा, जो भी आईटी पेशेवर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, आईटी मतलब ये हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए सरकार ने मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था दी है और रहने के लिए आवासीय परिसर की व्यवस्था कर रहा है। अब चलते हैं 4 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। जनवरी से दिसंबर के बीच छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है। जनवरी से दिसंबर के बीच छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन के अनुसार राज्य में अब कितने नगर निकायों की संख्या हो गई है। यानी छत्तीसगढ़ में पूछना यह चाह रहा है कि जनवरी जब ये आया था डेटा, उसके बाद बढ़ा भी नहीं है, वैसे उसके बाद बढ़ा नहीं है, मैं कह सकता हूं कि 5 जनवरी तक आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निकाय हैं। तो आपको मालूम है कुछ नगर निकाय बने, कुछ नए अपग्रेड हुए, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। तो टोटल नगर निकायों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, 192 है। अब 192 में कितने नगर पंचायत हैं, कितने क्या हैं, उन सब चीजों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष भर में 9 नगरीय निकाय बनाए गए और 7 नगर पंचायतों को नगर पालिक परिषद में उन्नत कर दिया गया। ठीक है, नया निकाय 9 निकाय बना है, पुराना जो 7 नगर पंचायत था उसको नगर पालिका बना दिया गया है। इस प्रकार राज्य में अब कुल 192 नगर निकाय हैं, जिसमें 14 नगर पालिका हैं, 54 नगर पालिका परिषद हैं और 124 नगर पंचायतें हैं। तो आपसे अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो आपसे पूछ सकता है जोड़ी मिलान का प्रश्न। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जोड़ी मिलान का प्रश्न, और जोड़ी मिलान का प्रश्न पूछेगा तो इधर दे देगा 14, फिर दे देगा 54 और यहाँ पे दे देगा 124 और यहाँ पे लिख देगा क्या है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ऐसे मिलाते रहो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते, उसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नगर पंचायत वर्ष 2023 में नगर पालिका परिषद के रूप में उन्नत नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपसे एक और पूछ सकता है कि कितने नगरीय निकाय कितने नगर पंचायतों को कन्वर्ट करके, उन्नत करके नगर पालिका बनाया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल 7 नगर पंचायत है जिसको नगर पालिका बनाया गया है। अब पूछता है इसमें से कौन सा नगर पंचायत था जिसको नगर पालिका नहीं बनाया गया। तो पहला प्रश्न ऑप्शन है लोरमी, दूसरा पेंड्रा, तीसरा है बमनी डी और चौथा है बोदरी। तो बोदरी को तो बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी बमनी डी को नहीं बनाया गया। ठीक, बमनी डी को 2023 में नए नगर पंचायत के रूप में गठित किया गया था, लेकिन उसका उन्नयन नगर पालिका परिषद में नहीं हुआ है। जबकि लोरमी, पेंड्रा और बोदरी को नगर पंचायत से नगर पालिक परिषद के रूप में
उन्नत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इस प्रश्न में, यह प्रश्न भी पूरा हाईलाइटेड प्रश्न है क्योंकि नेशनल मीडिया में भी इसको छापा गया और यहां पर जब आपसे प्रश्न पूछने की बात होगी तो आपका उत्तर गलत होगा, 100% गलत होगा। अगर आपने इसको पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तब तो फिर सब चीजें बराबर ही। अंधे को क्या दिखे, हरा हरा सब सावन के अंत, तो सब बराबर ही है, लेकिन पढ़ा है तब की बात करो। छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रजिस्ट्री को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त की गई? तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा और आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 225 करोड़ हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर है। अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो उत्तर समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। कुल राशि 225 करोड़ की प्राप्त हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन किस किस क्षेत्र में? इसका सही उत्तर होगा 150 करोड़। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, जिसमें से 150 करोड़ की रुपए की राशि जो है वो विशेष रूप से भूमि रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने और उसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए दिया गया है, और शेष 75 करोड़ रुपए की राशि जो है वो विरासत रजिस्ट्री को डिजिटलीकरण कर सर्चेबल बनाने हेतु दिया गया है। तो कुल मिला के आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है क्या? भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 150 करोड़, और विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल करने के लिए 75 करोड़, तो टोटल 225 करोड़ की राशि दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। छत्तीसगढ़ में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शहरी नियोजन की दिशा से सीधे जुड़ा हुआ है? तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पे तो कृषि वैसा होगा नहीं, तो किसानों को ऋण सुविधा, किसान की तो बात ही मत करो। विरासत रजिस्ट्री को ऑनलाइन सर्च करना, ये तो दोनों क्षेत्र के लिए हो सकता है। तो क्यों पूछा क्या है? शहरी नियोजन के लिए सीधे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास्टर प्लान तैयार करने में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5 जनवरी का करंट अफेयर आ गया। धान खरीदी सत्र 2024-25 के अंतर्गत अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने किसानों को भुगतान किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19.34 लाख। 14 नवंबर से शुरू हुआ है धान खरीदी और वो 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक चलेगा। वो सब हम चीजें पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी हेतु टोकन वितरण की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो वो है 25 जनवरी 2025, ये निर्धारित की गई थी। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, एक चीज इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम है टोकन तुहर हाथ। याद रखिएगा, ये टोकन तुहर हाथ का नामक जो ऐप है, वो ऐप क्या काम आता है? तो जो भी किसान है ऑनलाइन अपना टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने की अंतिम तिथि कब थी, कब तक थी? तो 25 जनवरी 2025 तक। लेकिन धान की खरीदी या बिक्री कब तक हो सकती थी? तो 30 जनवरी 2025 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, 30 जनवरी नहीं, 31 जनवरी 2025 तक, मतलब जनवरी पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में जशपुर जिले के किस ब्रांड के उत्पाद को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों को वैश्विक थाली में लाना था? तो वो ब्रांड जो था, वो ब्रांड था जशपुर का, और उस ब्रांड का नाम था जश प्योर। ठीक है, जश प्योर क्या करता है? मक्का, कोदो, कुटकी, इन सब चीजों को क्या करता है? इन सब चीजों से प्रोडक्ट बनाता है और उसको वैश्विक स्तर पर बेचता है, मतलब बेचता है उसको, और वैश्विक स्तर पर लाने के लिए उसने ग्रामीण भारत महोत्सव में इसका प्रदर्शनी लगाया, ताकि लोग कोदो, कुटकी, मक्का, रागी, इन सब विषयों पे, इनसे बने प्रोडक्ट के विषय में जान सकें। तो जशपुर जिले का एक ब्रांड है जिसको बोला जाता है जश प्योर, और उसने लगाया था महुआ, बाजरा आदि के संबंध में
पहचान दिलाने के लिए या बताने के लिए कि इसके क्या लाभ हैं क्या नहीं। कहते हैं कि दारू पीने से बहुत नुकसान होता है, लेकिन एक फायदा इसका यहाँ पे है। दारू पीने के बहुत सारे नुकसान है, लेकिन फायदा यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। कहता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा लाभ रागी के सेवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो रागी जो है कोलेस्ट्रॉल को और वजन को कम करता है, बिल्कुल सही। हड्डियों को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। तनाव और अनिद्रा से राहत देता है। लेकिन फेफड़ों में जमा कफ अगर दूर करना है तो आपको क्या पीना पड़ेगा, महुआ का शराब। ठीक है, मैं पीने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। देखिए, फेफड़ों में जमा कफ को दूर करने का गुण जो है महुआ से संबंधित है, जो कि श्वसन समस्याओं जैसे खांसी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में लाभदायक है। जबकि रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा, हड्डियों में मजबूती और कोलेस्ट्रॉल वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 जनवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने से अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी की मुलाकात के दौरान किन क्षेत्रों में निवेश को लेकर विशेष बात हुई। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात होती है अमेरिकी राजदूत से, एरिक से, और उनसे बातचीत किस क्षेत्र में होती है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में आप निवेश करिए छत्तीसगढ़ में, रक्षा के क्षेत्र में करिए, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में करिए, आईटी के क्षेत्र में करिए, और सेमीकंडक्टर छत्तीसगढ़ में बनाइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नीचे दिए गए में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति और निवेश संबंधित तथ्य के रूप में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है छत्तीसगढ़ लिथियम आयन की नीलामी करने वाला पहला राज्य है, बिल्कुल सही बात कहता है। दूसरा कथन कहता है क्या, राज्य सरकार ने हाल ही में 50,000 करोड़ की रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए हैं, बिल्कुल सही है भाई। तीसरा कथन कहता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 25% भूभाग वन क्षेत्र में आता है, 25% नहीं आता, 44% के आसपास वन भू क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। गलत प्रश्न पूछा था, गलत पूछा था कौन सा लाइन है, तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेट क्रांति के लिए किस वर्ष मोबाइल टावर स्थापना योजना शुरू की गई थी। तो यह किया गया था 2020 में, और इसके लिए केंद्रीय गृह और संचार मंत्रालय ने 7 नक्सल प्रभावित जिलों में इंटरनेट पहुंचाने हेतु 2,898 करोड़ रुपए के मोबाइल टावर स्थापना की योजना बनाई थी। और इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग कहें तो 895 मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया था इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, देश की प्रकृति परीक्षण ये क्या है। कुल मिला के एक अभियान चला था जनवरी में नहीं, 14 नवंबर में, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। उसी संविधान दिवस से लेकर के 25 दिसंबर यानी जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का इस दिन वो हुआ था ना, जन्मदिन था। सुशासन दिवस तक, संविधान दिवस से लेकर के सुशासन दिवस तक जो है ये अभियान चलाया गया था, देश की प्रकृति परीक्षण। ये अभियान आयुष विभाग द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या करते थे, ऑनलाइन टेस्टिंग करते थे, वात का, कफ का, इन सब चीजों का टेस्टिंग करते, वात पित्त का टेस्टिंग करते थे ऑनलाइन, और टेस्ट करके बताते थे तुमको क्या समस्या है और इसको तुम प्रकृति के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हो। तो यही आयुष विभाग का काम है। तो वही शुरू किया गया था, पूरे देश में शुरू हुआ था और छत्तीसगढ़ में भी ये चला था। इसका समापन होता है 25 दिसंबर 2024 को। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट किया था,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 दिसंबर 2024। और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो कुल मिला के सबका टेस्टिंग हुआ, एक प्रक्रिया बता देता हूं। आयुष विभाग ने इसका लॉन्चिंग किया, बोला कि हम सभी लोगों का टेस्ट करेंगे, जितने लोग भी रजिस्टर करेंगे सबको टेस्ट करेंगे, क्या समस्या तुम। टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद सारे रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड हो गए, सबको बताया कि तुमको ये समस्या तुम ऐसे ठीक करोगे, वो समस्या वैसे ठीक करोगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का प्रिंट निकाल लिया गया। अब प्रिंट निकालने के बाद जब मुख्यमंत्री महोदय कुंकुरी गए तो उनको दिया गया कि इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको आप ये बांट दीजिए अपने हाथों से। और मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से वो रिपोर्ट कार्ड बांट दिया, प्रकृति परीक्षण कार्ड कहा जाता है जिसे, वही बांट दिया। वही बांटने का काम अंतिम दिन 25 दिसंबर 2024 को कुंकुरी जसपुर में हुआ और वही समाप्ति का दिन था। वही पूछा है कि कहां पर प्रकृति परीक्षण कार्ड बांटा गया या भेंट किया गया, तो वो था कुंकुरी में 25 दिसंबर 2024 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था। तो नागरिकों को योग और ध्यान शिविर से जोड़ना, प्रत्येक व्यक्ति की वंशानुगत बीमारियों का परीक्षण करना, नागरिकों को ऋतुओं के अनुसार प्रकृति आधारित आहार और दिनचर्या की जानकारी देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए था क्योंकि इसमें जब टेस्ट होता तो टेस्ट करके ऐसा नहीं बताते तुमको ये गोली खाना है, वो गोली खाना है, योग करना है, ध्यान करना है। उसको ये बताते थे कि तुम प्रकृति से अपनी चीजों को, अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो, वात को कैसे ठीक कर सकते हो, पित्त को कैसे ठीक कर सकते हो, तो वो चीज थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें। स्वदेश दर्शन योजना कुल मिला के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो हैं वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे जो पुराने जो जगह हैं उन जगहों को अपग्रेड करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए आप हमें कुछ फंड दे दीजिए स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत। तो उसी के लिए पूछा गया कि कुल पर्यटन मंत्री से मिले तो कितने रुपए का प्रस्ताव रखा कि कितने रुपए हमें चाहिए छत्तीसगढ़ को, तो वो था 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। दिल्ली के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हैं और 2.0 के अंतर्गत चंपारण और भोरमदेव कॉरिडोर से संबंधित दो प्रमुख पर्यटन विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव सौंपा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि बताई। अब पूछा एक और प्रश्न, महाप्रभु वल्लभाचार्य यज्ञ कुंड परिसर जो कि चंपारण में है, सौंदर्यीकरण के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा प्रस्तावित नहीं है। कुल मिला के इसी से पूछा, ध्यान रखिएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत जो विजय शर्मा जी ने मुलाकात की हमारे उससे पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, तो 2.0 के अंतर्गत उन्होंने चंपारण और कबीरधाम दो बात की। तो चंपारण में अगर हमको 200 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी तो हम चंपारण में क्या क्या विकसित करेंगे, कबीरधाम में क्या क्या विकसित करेंगे, ये सब चीजें एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव उन्होंने उनके सामने रखा। तो उसमें पूछा है कि जो चंपारण है उसके सौंदर्यीकरण में कौन सा चीज शामिल नहीं है। तो भव्य प्रतिमा बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, बच्चों के लिए गार्डन और कैफेटेरिया बनाया जाएगा, सोवेनियर शॉप और पब्लिक टॉयलेट बनाया जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विकास करना इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार से हमारे कुछ मतलब हमारा जो करंट अफेयर था वो खत्म होता है आज का। लेकिन फिर इंतजार करिएगा मेरे अगले सेशन का, उसमें मैं आगे के करंट अफेयर लेकर के आऊंगा और आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए, आगामी एग्जाम में करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।